Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In this video we are going to discuss about analysis of a transistor amplifier using H parameters, यानी H प्राचलों के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। यह हम तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन से विन्यास हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उसके लिए एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले हम जनरल केस लेंगे जिसमें तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन शामिल होंगे। नाउ एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर्स। ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। When it is used as an amplifier, its one terminal is used as an common terminal to both input and output circuit। जब इसको एम्पलीफायर की तरह काम में लेते हैं तो इसका एक टर्मिनल है वो उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में लेते हैं। वो इनपुट परिपथ सर्किट के साथ भी लेते हैं और आउटपुट सर्किट के साथ भी लेते हैं। As shown in figure, there are 4 quantities associated with the network। ये जो नेटवर्क है यानी एक जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, इससे संबंधित जुड़ी हुई 4 राशियाँ होती है। इनपुट करंट I1, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट करंट I2 और आउटपुट वोल्टेज V2। Out of these 4 quantities, input current I1 and output voltage V2 are considered as independent variables। पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि एच पैरामीटर निकालते हुए हमने ये माना था कि I1 और V2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। एंड द रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज, इनपुट वोल्टेज V1 एंड आउटपुट वोल्टेज I2, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज है V1 और I2, उन्हें हम इन 2 स्वतंत्र चरों के रूप में व्यक्त करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर इज प्रॉपरली बाइस्ड। अब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की संरचना में ट्रांजिस्टर को उचित रूप से बायसित करते हैं, यानी मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। A signal voltage source Vs having internal resistance Rs is connected in its input circuit। अब एक वोल्टेज सोर्स इसके इनपुट सर्किट में कनेक्ट किया, एम्पलीफायर की तरह काम में ले रहे हैं, तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, यानी AC वोल्टता देंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता देंगे और आउटपुट में हम प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करेंगे, एम्पलीफाइड, प्रवर्धित। इसके लिए आउटपुट सर्किट में हम एक लोड इम्पीडेंस, भार प्रतिबाधा लगाएंगे। एंड लोड इम्पीडेंस ZL इज कनेक्टेड इन इट्स आउटपुट सर्किट। अगर ये वोल्टेज सोर्स आइडल वोल्टेज सोर्स होता, आदर्श वोल्टेज स्रोत होता, तो RS का मान 0 होता, नेग्लिजिबल होता। क्योंकि हमने यहाँ ये आदर्श वोल्टेज स्रोत नहीं लिया है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या रियल वोल्टेज सोर्स लिया है, तो इसके साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिया है, आंतरिक प्रतिरोध भी लिया है। अब वो जो परिपथ लिया है हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, तुल्य परिपथ लेंगे इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर, एच प्राचलों के पदों में। उसके लिए स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल का यूज करते हैं, लघु आयाम का प्रत्यावर्ती संकेत लेते हैं। तो लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेत के लिए एच प्राचलों के पदों में जो तुल्य परिपथ होंगे वो इस चित्र में दर्शाए गए हैं, फिगर 2 और फिगर 3 में। द फर्स्ट फिगर इज शाउन इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज सोर्स। पहले फिगर में वोल्टेज सोर्स है एंड द सेकेंड वन इज शॉन इन द फॉर्म ऑफ करंट सोर्स। फिर वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया नॉर्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए, जो इसकी यूनिट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, नॉर्टन प्रमेय। तो नॉर्टन प्रमेय से ये जो पोर्शन है Vs Rs, इसको हम कन्वर्ट इसमें कर देंगे Is Rs में। वोल्टेज सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है और करंट सोर्स के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है, समांतर क्रम में। ये जो डैश लाइन से बॉक्स दिखाया गया है, ये एच प्राचलों के उपयोग से तुल्य परिपथ हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। इन दोनों परिपथ का हम आगे उपयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इस सेकंड फिगर का उपयोग करेंगे। नाउ करंट गेन।
धारा लब्धि, धारा लाभ क्या होगा? फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट इज नोन एज द करंट गेन। यानी जो निर्गत धारा है और जो निवेशी धारा है उसका जो अनुपात होगा वो धारा लब्धि होगा, धारा लाभ होगा। यहाँ हम डीसी वोल्टेज या डीसी करंट की बात नहीं करेंगे, उसका उपयोग तो केवल बाइसिंग के लिए किया जाता है, बाइसन के लिए, कि ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन के मिडिल में होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, वहाँ तक है उसका। फिर जब हम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टा, तो उसके कारण क्या करंट फ्लो होता है इनपुट में, उसके कारण आउटपुट में क्या करंट फ्लो होता है, उसके कारण इनपुट सर्किट में क्या रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस आता है, उसके कारण आउटपुट में क्या इम्पीडेंस अपेयर होता है, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो जो करंट या वोल्टेज लेंगे हम वो प्रत्यावर्ती होगा, एसी होगा। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज एआई, इसे एआई से लिखते हैं। Therefore AI is equal to I2 upon I1, output current upon input current. Applying Kirchhoff's current law in the output circuit of figure 2. फिगर 2 के आउटपुट सर्किट में जो निर्गत परिपथ है उसमें हम किरचॉफ्स का धारा नियम लगाएं तो ये इक्वेशन प्राप्त होती है। यानी जो धारा I2 है वो दो धाराओं के योग के बराबर है। एक तो ये करंट सोर्स वहाँ लगा हुआ है, धारा स्रोत HF I1, और एक 1/HO जो है रेजिस्टेंस, उसमें वोल्टेज V2 के कारण जो करंट फ्लो होगा वो HO V2 होगा। तो ये इक्वेशन है। और आउटपुट सर्किट में हम देखें कि ZL के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो IL फ्लो हो रही है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है I2 के। तो V2 इज इक्वल टू I1 ZL, I1 नीचे की ओर फ्लो हो रही है ZL के अंदर, तो V2 जो होगा IL ZL, लेकिन I2 करंट हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, इसलिए IL की जगह हमने यहाँ लिख दिया -I2। तो V2 विल बी इक्वल टू -I2 ZL। तो I2 का मान क्या हो जाएगा, HF I1 HO, V2 का मान रख दिया -I2 ZL। ये वाली टर्म इधर लेके आएंगे, I2 कॉमन आ जाएगा, 1 + HO ZL। तो करंट गेन AI इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, तो HF अपॉन 1 + HO ZL। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है करंट गेन का, धारा लब्धि का। यानी कितना करंट गेन होगा, जो करंट दे रहे हैं उसकी तुलना में हम कितना करंट प्राप्त करेंगे आउटपुट में, उनका जो रेशियो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके जो H पैरामीटर है HF HO, और जो लोड इम्पीडेंस हमने लगाया है। इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा ZI, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज V1 टू इनपुट करंट I1। यानी निवेशी वोल्टा है V1 और निवेशी धारा I1, कहाँ पर, इसके इनपुट टर्मिनल्स पर। जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर लगाया है उसके इनपुट टर्मिनल्स पर उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है और उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ZI इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द इनपुट सर्किट ऑफ फिगर 2। तो वही फिगर 2 ले लें। अब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएं निवेशी परिपथ में। तो V1 जो वोल्टेज होगा दो वोल्टाओं के योग के बराबर होगा, दो वोल्टेज के सम के बराबर होगा। ये है फीडबैक वोल्टेज पुनर्निवेशी वोल्टा वोल्टेज सोर्स के रूप में HRV2, और HI जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो I1 करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वोल्टा पाथ, वो वोल्टेज दोनों वोल्टेज के योग के बराबर होगा। तो ZI इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, इसमें I1 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड कर दें I1 से। V2 का मान -I2 ZL और AI I2 अपॉन I1 होता है, तो उनका उपयोग करेंगे। तो ZI इज इक्वल टू ये हो गया, पहले V2 का मान रखा, फिर I2 अपॉन I1 का मान रखा AI। तो एक रिलेशन तो ये हो जाएगा ZI इज इक्वल टू। अब AI का मान इक्वेशन 1 से रखें HF अपॉन ये, तो ZI का मान ये हो जाएगा। वोल्टेज गेन, वोल्टा लब्धि AV, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। निर्गत वोल्टा और निवेशी वोल्टा के अनुपात के बराबर होता है। इट इज डेजिग्नेटेड एज AV, इसे AV से लिखते हैं। तो AV इज इक्वल टू V2 अपॉन V1।
V2 ये होता है माइनस आई टू जेड एल और ए आई होता है आई टू अपॉन आई वन। तो पहले V2 का मान रख दें, फिर इसको जेड आई के रूप में रखा है। आई वन को नीचे लेके आ जाए तो V1 अपॉन आई वन होता है जेड आई। तो एक तो ये रिलेशन हो गया वोल्टेज गेन का, जो करंट गेन और इनपुट इम्पीडेंस के रूप में है। अब ए आई और जेड आई की वैल्यू रखते हैं। ये ए आई की वैल्यू, जेड आई की वैल्यू ये नीचे रख दी। यहाँ से एलसीएम लिया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे वो ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एच आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एच आई वन से किया तो एच आई, फिर एच आई एच ओ जेड एल माइनस एच आर एच एफ जेड एल। तो दोनों में जेड एल कॉमन होगा, तो जेड एल कॉमन ले लिया, ये अंदर रख दिया। इस क्वांटिटी को एच आई एच ओ माइनस एच आर एच एफ डेल एच कह देंगे, तो ये ए वी हो जाएगा। अब यह माइनस साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? हियर नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, यानी निर्गत वोल्टा और निवेशी वोल्टा के मध्य पाई या 180 डिग्री का कलांतर है। आउटपुट इम्पीडेंस, निर्गत प्रतिबाधा ZO। टू फाइंड द आउटपुट इम्पीडेंस द सिग्नल वोल्टेज VS इज टेकन एज 0। अब आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है तो जो संकेत वोल्टा हमने लगा रखी है बाहर से, उसको शून्य लेते हैं। तो VS का मान हम 0 ले लेते हैं, ये इससे जुड़ जाता है, पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड लोड इम्पीडेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स। इस लोड इम्पीडेंस की जगह हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं V2। पहले V2 वोल्टेज इस VS के कारण प्राप्त हो रहा था, अब हमने VS को तो 0 कर दिया, लेकिन आउटपुट सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, तो ZL को हटा देंगे और वोल्टेज सोर्स V2 लगा देंगे। अब इस वोल्टेज सोर्स V2 के कारण हम मानते हैं कि इन आउटपुट करंट I2 है और इसके कारण जो इनपुट करंट है वो I1 है। पहले I1 VS के कारण थी और I2 भी उसी के कारण थी, लेकिन VS को 0 ले लिया और यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो V2 के कारण इधर तो करंट I2 है और इधर करंट I1 है। तो VS को 0 ले लिया, तो इनपुट सर्किट से ये हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, तो इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। तो RS I1, इसमें I1 करंट है, इसमें भी I1 करंट है, RS I1 प्लस HI I1 प्लस HR V2, तीनों वोल्टेज सम हो जाएंगे, उनका सम 0 हो जाएगा। तो इससे I1 इजिकल टू ये आ जाएगा। अब ये आउटपुट में ये इक्वेशन हमने किरचॉफ्स करंट लॉ से लिखी है, I2 इजिकल टू वही HF I1 और इस 1/HO में इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके कारण जो करंट होगा वो HO V2 होगा। तो इस I1 का मान इससे यहाँ रख देंगे, तो I2 इजिकल टू ये आ जाएगा। अब दोनों में V2 कॉमन आ गया, अब V2/I2 कर देंगे तो ZO का मान ये आ जाएगा। फिर RS प्लस HI LCM ले लेंगे, ऊपर भी चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये साथ में रख देंगे, तो इसको डेल एच रख देंगे, तो ये आ जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस। ना पावर गेन क्या होगा, शक्ति लाभ क्या होगा AP? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट AC पावर टू इनपुट AC पावर, यानी निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति और निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात के बराबर होती है। तो पावर जो होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो आउटपुट पावर होगा V2 I2, इनपुट पावर होगा V1 I1। इसको अलग अलग कर दिया, V2/V1 I2/I1। तो V2/V1 होता है AV, I2/I1 होता है AI। क्योंकि इसमें मान नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मॉडुलस लिया है, यानी इसका मान पॉजिटिव लेना है। डेट इज द पावर गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड द करंट गेन, यानी वोल्टा लब्धि और धारा लब्धि के गुणनफल के बराबर है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AV इन द अबव इक्वेशन, AV का मान रख दिया AI ZL/ZI, तो AI² ZL/ZI, एक तो ये मान हो गया। अब हम AI और ZI के मान रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पावर गेन ये आ जाएगा। अब हमने जो ऊपर एनालिसिस किया, विश्लेषण किया है, यानी जो वोल्टेज गेन और करंट गेन के मान निकाले हैं, तो हमने इनपुट वोल्टेज V1 लिया है और इनपुट करंट I1 लिया है, लेकिन असली का जो इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया है वो VS दिया है, वो V1 नहीं है।
और जो करंट I1 है उसकी बजाय हम फिगर 3 में देख सकते हैं कि नॉर्टन थ्योरम से हमने उसको जब करंट सोर्स और रेजिस्टेंस या एम्पीडेंस में कन्वर्ट किया था तो इनपुट करंट IS था, तो असली इनपुट करंट IS है। लेकिन अभी जो एनालिसिस किया वोल्टेज गेन और करंट गेन में, उसमें इनपुट करंट हमने I1 लिया है और इनपुट वोल्टेज V1 लिया है। तो उस V1 और I1 के साथ जो हमने वोल्टेज गेन और करंट गेन ज्ञात किए हैं उनको हम इंटरनल करंट गेन और इंटरनल वोल्टेज गेन कहते हैं, आंतरिक धारा लब्धि और आंतरिक वोल्टता लब्धि। लेकिन RS को भी कंसीडर करें हम कैलकुलेशन में तो हमको VS और IS लेना पड़ेगा। किसकी जगह? V1 और I1 की जगह। तो ये जो वोल्टेज गेन और करंट गेन होंगे इनको हम ओवरऑल करंट गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन कहेंगे, समग्र धारा लाभ और समग्र वोल्टता लाभ। अब हम इनके मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ओवरऑल करंट गेन, समग्र धारा लाभ, यानी इनपुट करंट IS लेना है, I1 नहीं लेना। अगर यहाँ RS नहीं होता, अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स के साथ, तो IS I1 के बराबर होता और VS V1 के बराबर होता। उस स्थिति में दोनों ही करंट गेन वोल्टेज गेन के इंटरनल और ओवरऑल मान जो है वो बराबर होते हैं। लेकिन RS के होने से अब करंट का मान IS लेंगे तो IS और I1 अलग अलग होंगे। तो आउटपुट करंट तो I2 है और इनपुट करंट अब लेंगे IS। तो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस RS is taken into consideration, then input current is taken as IS instead of I1, यानी I1 की जगह IS लेंगे। then overall current gain is defined as AI dash is equal to I2 upon IS। I1 से डिवाइड कर दो, I1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया I2 अपॉन I1 इंटू I1 अपॉन IS। I2 अपॉन I1 AI है, I1 अपॉन IS आ गया। अब इनपुट सर्किट में देखें हम निवेशी परिपथ में, यहाँ जो इम्पीडेंस है वो है ZI। उस ZI में क्या करंट फ्लो हो रहा है? I1। अब यहाँ से IS करंट निकलेगा, इधर जाएगा, दो भागों में डिवाइड होगा, एक भाग RS में जाएगा और एक भाग ZI में जाएगा। तो ZI में तो I1 जा रहा है, तो RS में कितना जाएगा? IS माइनस I1। तो RS और ZI दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो ZI के अक्रॉस तो होगा I1 ZI और RS के अक्रॉस होगा IS माइनस I1 RS। तो दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। I1 वाली टर्म इधर लेके आ जाएंगे, I1 कॉमन ले लेंगे तो I1 अपॉन IS आ जाएगा, या I1 अपॉन IS का मान यहाँ रख देंगे, तो AI डैश का मान ये हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नीचे मान ऊपर तो RS है और नीचे ZI प्लस RS है, यानी नीचे का मान ज़्यादा है, तो AI डैश का मान AI की तुलना में कम होगा। लेकिन जो RS हमने लिया इसके शंट में IS के, अगर उसका मान इन्फिनिटी है, अनंत है, तो RS अगर इन्फिनिटी होगा, RS को नीचे ले जाएं तो यहाँ 1 आ जाएगा और इसके नीचे ले जाएं तो ZI अपॉन RS हो जाएगा। तो RS अगर इन्फिनिटी रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये AI बच जाएगा। तो AI डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा? AI। यानी ये जो करंट सोर्स है, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो RS इन्फिनिटी होगा, तो उस स्थिति में IS और I1 दोनों बराबर होंगे, तो जो AI डैश होगा वही AI होगा। 9 ओवरऑल वोल्टेज गेन, समग्र वोल्टता लब्धि या लाभ AV डैश। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस RS टेकन इनटू कंसीडरेशन, देन इनपुट वोल्टेज इज टेकन एज VS इंस्टेड ऑफ V1। यानी RS को कंसीडर कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज VS होगा, V1 नहीं होगा। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? AV डैश इज इक्वल टू V2 अपॉन VS। V1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 अपॉन V1 इंटू V1 अपॉन VS। V2 अपॉन V1 होता है AV और ये वैसा का वैसा आ जाएगा। अब इनपुट सर्किट से हम देखें, RS और यहाँ इधर वोल्टेज ZI, इस सबको भूल जाए हम, और यहाँ जो इम्पीडेंस
जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, जेड आई। तो ये परिपथ हम ले लें, आर एस और जेड आई सीरीज में जुड़े हुए हैं और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई वन। तो आर एस प्लस जेड आई, आई वन इज इक्वल टू वी एस। सिंपल किरचॉफ्स लॉ लगा दें अपन, वोल्टेज लॉ। तो इससे आई वन इज इक्वल टू, अब आई वन होता है वी वन अपॉन जेड आई। जेड आई को अगर मैं इधर ले जाऊं तो जेड आई इज इक्वल टू होता है वी वन अपॉन आई वन। तो आई वन हो जाएगा वी वन अपॉन जेड आई। तो यहाँ आई वन का मान वी वन अपॉन जेड आई रख दें, तो वी वन अपॉन वी एस निकाल लें इससे, और वी वन अपॉन वी एस का मान इसमें रख दें, तो ए वी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब ए वी इज इक्वल टू ये होता है, ए वी का मान ये रख दें, तो ए आई के रूप में भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस रिलेशन से देखें ए वी के रूप में, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है। तो अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आर एस का मान क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर आर एस हम जीरो ले लें तो जेड आई अपॉन जेड आई वन हो जाएगा। तो ए वी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए वी। लेकिन ये रियल वोल्टेज सोर्स है, वास्तविक वोल्टेज स्रोत, तो आर एस जुड़ा होगा, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, चाहे कम हो। तो उस स्थिति में इसका मान क्या होगा, एक से कम होगा। तो ए वी डैश विल बी लेस देन ए वी। थैंक यू।